हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैं बता दूं कि किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी डाइपोल मोमेंट के इस वीडियो को देख रहा है, उसको कभी कहीं किसी भी बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो फॉरेन बुक पढ़ रहा हो चाहे कुछ भी। इस एक वीडियो में मैं इससे पहले एक वीडियो पढ़ा चुका हूं और ये एक वीडियो है जो कि इसमें भी मैं मैक्सिमम चीज को मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं जहां तक आपकी क्षमता नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, वहां तक मैं आज पढ़ाने वाला हूं, जितना कि आप बुक में भी स्वयं से पढ़ के उतनी जानकारी हासिल नहीं कर सकते। और मैं बता दूं कि जो कंफ्यूजन है, जो गूगल में, जो कि यूट्यूब में बार बार सर्च किया जाता है कि क्या है आखिर ये पोलर नॉन पोलर है, जो भी चीजें होती हैं मॉलिक्यूल्स जो हमारी हैं, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आखिर ये हैं क्या, बार बार आप लोग भूल जाते हैं, बार बार आप लोग सर्च करते हैं। तो आज का ये बिल्कुल ही इस वीडियो में आपका मैं समाधान कर दूंगा और आपको कुछ भी पढ़ने की, अलग से कुछ भी देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए और शुरू करते हैं दमदार तरीके से। सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा था, क्या देखा था, तो ये देखा था प्यारे बच्चों कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है क्या। तो मैंने कहा था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है कि वो हमारे किसी भी डाइपोल के, है ना, तो किसी भी डाइपोल के एक चार्ज जो म्यू होता है, डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल के किसी एक चार्ज डेल्टा, इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पार्शियल चार्ज इस पे आता है ना, क्योंकि ये पोलराइजेशन होता है, पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी में क्या होता है कि एक एलिमेंट, इसमें एक एटम जो है क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और ये जो कि साझे का इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि बीच में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको बीचों बीच में ना रहकर अपने तरफ क्या कर लेता है, शिफ्ट करा लेता है। इसलिए ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन शेयर के हैं वो कहाँ चले शिफ्ट हो जाते हैं, तो Cl की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ शिफ्ट करते हैं वहां पे निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज रखता है, तो निगेटिव चार्ज रखता है। इसलिए ऐसा हुआ, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया उधर पार्शियल निगेटिव। तो हम लोगों ने देखा था कि म्यू जो होता है, म्यू इज इक्वल टू जो हमारा किसी भी इस डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का तथा उन दोनों चार्जों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो ये हो गया दूरी, ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है। जैसे Cl, इसका डायरेक्शन मैंने क्या होता था, डायरेक्शन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ एरो रहेगा, ठीक है। और जो हमारा जो है इसका टेल होता है वहां पर थोड़ा सा कटा हुआ ऐसे होगा, जैसे कि मैं बना रहा हूं, आप लोग देखिए, ये बिल्कुल ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं Cl की तरफ ये एरो है, Cl की तरफ। Cl क्यों? Cl की तरफ इसलिए है क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन को कौन अटैक कर रहा है, कौन अपनी तरफ शिफ्ट कराए हुए है, तो Cl, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा, ये है डाइपोल मोमेंट, ठीक। अब डाइपोल मोमेंट जो है हम लोगों ने कल बहुत सारी चीजों को निकालना सीखे थे और आज हम लोग सीखेंगे डाइपोल मोमेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई बेंजीन, यानी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्या होगा, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, सारी बातों को बकायदे आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूली जो है, जो ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ये है बेंजीन का, ठीक है। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब इस बेंजीन से यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एक कोई भी ग्रुप लगाना है, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा देंगे और इधर से इस जो है इसको, इस पोजीशन को आपको पता है, इस पोजीशन को अर्थो पोजीशन बोलते हैं, अर्थो
इस पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं और इस पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। आपको दिख रहा है ये अर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। कभी कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अर्थो मेटा पैरा, अर्थो मेटा पैरा, अर्थो मेटा पैरा। अर्थो पहले आएगा यहाँ पे, जहां हमारा ये मेन ग्रुप जो है, मान लो ये हमारा जो भी ग्रुप है ये यहाँ पे लगा है, उसके जस्ट बगल वाला पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अर्थो पोजीशन एंड सेकंड इज कॉल्ड मेटा पोजीशन एंड दैट लास्ट इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि मैंने क्या कहा कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एक तो यहाँ पे लग गया हमारा जो भी ग्रुप है, यहाँ पे हमारा एक ग्रुप लग गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, लग गया, ठीक है। किसको हटा के, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन को हटा के हमने इसको एक जो ग्रुप लगा दिया। अब दूसरा हम जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगाएंगे, जो एटम है वो हमारा कहाँ लगेगा, तो मैं अर्थो पोजीशन पे लगा सकता हूँ, मेटा पोजीशन पे लगा सकता हूँ, पैरा पोजीशन पे लगा सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे पास 3 कंडीशन हो सकते हैं, 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो देखिए मैं एक पोजीशन में यहां पे लगा सकता हूं, यहां पे, तो एक कोई वाई है। अब ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि द्विप्रतिस्थापित बेंजीन। और द्वि कैसे, तो एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, द्विप्रतिस्थापित बेंजीन। अब कुछ नहीं करना है, बस इतना देखिए कि थोड़ा सा इसको बढ़ाइए ताकि हम लोग समझ सकें कि डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो आप ऐसे देखिए, इसको अगर हम पीछे बनाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है, आपको प्यारे बच्चों एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल जो है, अगर ये पोजीशन, अगर हम दूसरका वाला जो हम ग्रुप लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग ग्रुप जो है, यानी जो दूसरका वाला हम लोग ग्रुप लिए हैं, जो हमारे पास वाई दिख रहा है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, इस ग्रुप अगर ये अर्थो पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे, अर्थो पोजीशन पे, अर्थो पोजीशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। यहाँ पे एंगल कितना है, तो 60 डिग्री है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एंगल कितना है, तो 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह और भी हम लिख सकते हैं क्या, कि हमारे पास अर्थो पोजीशन हो गया, मेटा आएगा, फिर पैरा आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये पोजीशन जो है, जो कि मैं पहले यहाँ लिया था अर्थो पोजीशन पे, अब मेटा पोजीशन पे लेने जा रहा हूँ। तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। ये दो ग्रुप हमारे जो है सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप हैं जो लगे हुए हैं, ठीक। अब इनके बीच में ये जो एंगल होता है, ये होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल 120 डिग्री का होता है। ये है अर्थो, ये हो गया मेटा, यानी कि मेटा पोजीशन में जो एंगल आपको दिख रहा है 120 दिख रहा है। अब हमारे पास जो है अगला नेक्स्ट पैरा पोजीशन, ठीक है। पैरा पोजीशन ये हो जाएगा x और ये पैरा पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा y। तो पैरा पोजीशन में आपको एक चीज जरूर दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन टाइप का है पैरा पोजीशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी रेखा की तरह ये बन रही है, आपको दिख रहा है। और ये इसका ये जो एरो इधर होगा, इसका एरो इधर होगा, इसी तरह इसमें इसका एरो इधर होगा, इसका इधर एरो इधर होगा, ठीक है। तो ये आपको 3 पोजीशन दिख रही हैं, जिनमें कि हमने अभी पैरा देखा। पैरा में क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा जो है किस तरह का एंगल बनाता है, या किस तरह का एंगल बनाता है, तो आपको पता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री किसमें, पैरा में। तो आपको ये पूरी की पूरी बातें समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जब हमारा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप एक कहाँ लगा हो, अर्थो पोजीशन पे, ठीक है, एक कहाँ लगा हो, मेटा पोजीशन पे, और एक कहाँ लगा हो, यानी कि हम कहाँ लगा सकते हैं, पैरा पोजीशन पे। तीनों पोजीशन में हमने देखा, तीनों पोजीशन पे अलग अलग एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा कोई भी ग्रुप, यानी जो हमारा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, जो हम जिनको हटा के, हाइड्रोजन को हटा के जो हमने ग्रुप लगाए हैं, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ग्रुप, हम लोग पढ़ा बेंजीन है ये, तो ठीक है, इस ग्रुप को लगाए हैं। तो इसमें जो है हम पहला केस लेंगे, केस फर्स्ट लेंगे। तो केस क्या बनेगा, केस ये बनेगा प्यारे बच्चों कि जब हमारा मैं लिख सकता हूं कि जब ये दोनों ग्रुप, ये ग्रुप और ये वाई, एक्स और वाई दोनों ग्रुप जब हमारे क्या हो, कि तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, कि तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को
बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ठीक है। विड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक। इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, दूसरा हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुश करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं अपने तरफ, ठीक है। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अंदर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे अंदर की ओर, अपने पास नहीं रखना चाहेंगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को पुश करना चाहते हैं, ठीक। तो मैं कहूंगा कि व्हेन both group electron withdrawing when both group x and y are electron withdrawing or electron pushing group, ठीक है। यानी कि जब हमारे ये दोनों x और y, ठीक है, की तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक ही होगा, की तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और की तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होगा। उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि, अब दिखाते हैं उसके बाद बताते हैं क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। हमको ये देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों कि अगर हम निकाल रहे हैं म्यू रिजल्टेंट, आपको पता है कैसे निकालते हैं, जब किसी एंगल पे ऐसे होता है इस कंडीशन में, तो मैंने बताया था पैरेललोग्राम लॉ, है ना, ऑफ वेक्टर, ठीक है। यानी कि हमने ये वेक्टर का जो नियम बताया था प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं देखें इस वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा उसको, आप उसे देख लीजिएगा। तो वहां से फार्मूली आती है कि जब दो वेक्टर इस तरह होते हैं किसी एंगल पे, तो इस तरह जिस तरह आपको दिख रहा है अटैच, ठीक है, तो उनके लिए जो रिजल्टेंट का फार्मूला आता है वो आता है म्यू आर, यानी कि म्यू रिजल्टेंट जो है वो आएगा अंडर रूट, अगर इसको म्यू1 माने और इसको म्यू2 माने तो आएगा म्यू1, इस केस के लिए निकालने जा रहे हैं अर्थो पोजीशन के लिए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अर्थो पोजीशन, मैं बाद में लिख दूंगा। ये जो म्यू आर निकाल रहा हूँ, ये किस पोजीशन के लिए निकाल रहा हूँ, तो अर्थो पोजीशन के लिए। आपको कैसे पता चल जाएगा, तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पे मैं थीटा क्या ले रहा हूँ, तो अर्थो पोजीशन में थीटा 60 लूंगा, मेटा पोजीशन में 120 लूंगा, ठीक है। पैरा पोजीशन में मैं क्या लूंगा, पैरा पोजीशन में पैरा पोजीशन में 180 डिग्री लूंगा, ठीक है। तो म्यू1 का स्क्वायर होता है प्लस, ये फार्मूली होता है, ये है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे तो म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे तो आएगा हमारे पास म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस cos थीटा जो होता है, cos हम 60 रखेंगे, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का मतलब ये हुआ 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब हमारे पास बचा म्यू1 म्यू2, म्यू1 का स्क्वायर म्यू2 का स्क्वायर प्लस म्यू1 म्यू2, ये हमारे पास बचा, और ये हमारा पूरा म्यू रिजल्टेंट। ये कब आया म्यू रिजल्टेंट, तो ये अर्थो पोजीशन, ये अर्थो पोजीशन पे। इसी तरह सेम अगर हम निकालना चाहें किसके लिए, तो आप कह सकते हैं कि म्यू आर जो है हम निकालने जा रहे हैं किसके लिए, म्यू आर, यानी रिजल्टेंट हम लोग किसके लिए निकालने जा रहे हैं, फॉर दिस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, फॉर दिस यानी 120 के लिए, 120 एंगल, यानी कि x और y जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगे हैं x और y, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा 120। तो हम अब cos थीटा की जगह पे 120 रखेंगे, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ cos थीटा 120 की वैल्यू जो होती है प्यारे बच्चों, यानी cos 120 की वैल्यू जो होती है माइनस का 1/2 होता है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा कि ऐसा हुआ है। अगर नहीं यकीन है तो आप cos थीटा की जगह cos 120 रख के इसको सॉल्व करिए, आपको दिख जाएगा। ये है म्यू1 का स्क्वायर प्लस
μ2 का स्क्वायर मीन एस माइनस आ जाएगा और μ1 μ2। इसी तरह प्यारे बच्चों जब हम रखेंगे ये किस पोजीशन पे है, तो ये मेटा पोजीशन के लिए हमने निकाला, ये किस पोजीशन के लिए, मेटा पोजीशन के लिए। अब हम जो है लास्ट पैरा पोजीशन निकालने जा रहे हैं, तो म्यू आर और ये हो जाएगा फॉर पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन में जब निकालेंगे तो आपको पता है कि हम cos थीटा यानी कि थीटा क्या लेंगे, 180 लेंगे, तो हमारा पूरा cos 180 हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू बच्चा जानता है कि कितना होता है, -1 होता है। तो अब जब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर माइनस 2μ1 μ2। किस फार्मूले में रखा, तो इस वाले फार्मूले में रख के हम लोगों ने निकाला। तो इससे आप देखिए, मैं नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप देखिए उसके बाद आप स्वयं कहिए कि आपसे अगर कहा जाए कि बताइए म्यू आर्थो ज़्यादा है, म्यू मेटा ज़्यादा है, म्यू पैरा ज़्यादा है, तो आप खुद बताएंगे कि कौन ज़्यादा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ज़्यादा कौन है, तो हमें जो दिख रहा है जो प्लस में वैल्यू है, प्लस में वैल्यू है उसका अंडर रूट निकालेंगे वो ज़्यादा आएगा। यानी कि म्यू अर्थो, म्यू जो रिजल्टेंट है वो अर्थो पोजीशन पे अगर हमारा कोई भी ग्रुप रखा हुआ है, कोई भी सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है और वो कहाँ पे है, अर्थो पोजीशन पे है, तो उसका म्यू ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, अर्थो पोजीशन पे जो है उसका। लेकिन कंडीशन तब कि जब x और y दोनों में से, ठीक है, कि तो दोनों यानी कि दोनों की तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कि तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है, कि तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग है। अगर ऐसा है कि तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कि तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अंदर उससे बाहर निकालेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हमेशा खींचे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वो धकेलते हैं इलेक्ट्रॉन को, चलो बाहर निकलो, ठीक है। तो ऐसा होता है अगर, लेकिन ये नहीं कि ये कंडीशन तभी के लिए है कि जब दोनों सेम हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होना चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग है तो ये भी इलेक्ट्रॉन पुशिंग ही होना चाहिए। तब के केस में ये मैंने जो निकाला है, उस केस में म्यू अर्थो हमेशा ज्यादा आएगा। इससे आप देख भी सकते हैं कि म्यू अर्थो जो है प्लस में है, ये ज्यादा आएगा, बाकी ये दोनों माइनस में है, ये तो खतरनाक माइनस में, -2 वाला में आ गया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि हम इस तरह के कंडीशन के लिए, इस तरह के केस के लिए व्हेन बोथ ग्रुप x एंड y आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आर इलेक्ट्रॉन पुशिंग, कि तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, कि तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग होंगे। उस केस में प्यारे बच्चों जो म्यू अर्थो होगा, मैं कहाँ लिख दूं, ऊपर लिख दूं कि नीचे लिख दूं, ऊपर लिख देता हूं। तो जो म्यू अर्थो होगा किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, केस फर्स्ट में म्यू दिख रहा होगा अर्थो, ये हमेशा ज्यादा आएगा म्यू इससे, मेटा से, और ये हमेशा ज्यादा आएगा म्यू पैरा से। ये इसको मैं क्या कर दूंगा लिख के, और इसको मैं डब्बा में क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, और मैं डबल स्टार मार दूंगा, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे, ठीक। आगे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हाँ ठीक तो ये है। अब हम सेकेंड केस लेने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब हम सेकेंड केस लेने वाले हैं जो कि बहुत ही भौकाली और दमदार है, ठीक है। वो केस क्या होगा, तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत है आज का सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, मैं इसको यहीं से मिटा दूंगा। अरे हमको मिटाना ही नहीं चाहिए था, उसी में हम सुधार कर दिए होते, कोई बात नहीं, लेकिन अब मिटा दिया तो मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि व्हेन बोथ नहीं होगा, व्हेन वन ग्रुप x है ना एंड अनदर ग्रुप y, यानी कि दोनों अलग अलग हो, डिफरेंट हो, दोनों क्या डिफरेंट हो। मैं लिख देता हूँ, पूरा मिटा देता हूँ, पूरा मिटा देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है पैरा पोजीशन। तो सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है कि इन दोनों
एक्स और वाई में, ठीक है, एक क्या रहेगा कि कोई भी एक इसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रहेगा और इनमें से दूसरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग। यानी कि व्हेन वन ग्रुप इज, यानी कि है क्या है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग and another group is electron pushing group, EPG, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, LPG नहीं है नहीं समझ लिया, LPG है, LPG नहीं है, E, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है ये। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग मतलब, ठीक ना, तो इसमें से एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। व्हेन वन ग्रुप क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो और दूसरा क्या हो, तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हो। सिंपल सी बात है। तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या मानेंगे, व्हेन वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। तो मैं इस ग्रुप को यानी कि एक्स ग्रुप को इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप मान लेता हूँ। पुश मतलब ये इसका जो डायरेक्शन होगा फिर इस टाइप से होगा, ठीक है। इस वाले ग्रुप को मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मान लेता हूँ। इसका डायरेक्शन कुछ इसका डायरेक्शन μ2 का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। और ये जो x है ना, यानी μ1 की जो डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और ये x जो है नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उधर ही तो ये एरो होता है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है इसी टाइप से तो होता है, हम लोगों ने हमेशा देखा है। ये जो इसका पूंछ होता है ये हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ रही है तो ये इधर रहेगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोगों ने देख लिया कि x यानी कि यहाँ पे इस समय हम लोग क्या मानने जा रहे हैं कि x जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ठीक है। y क्या है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक ना। EPG EWG आप लोग समझ गए दोनों बातें। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, एक को हम ले लेंगे निगेटिव, यानी कि μ1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा का क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। ऐसे हम लोग ले लेंगे, ठीक, यानी कि दोनों सेम नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि सेम ग्रुप भी तो नहीं लगे हैं। अगर सेम लगे होते क्या कि तो दोनों इलेक्ट्रॉन पुशिंग होते, कि तो दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात हम लोग क्या करने वाले प्यारे बच्चों कि एक को पॉजिटिव लेंगे दूसरे को निगेटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। तो हम क्या करेंगे कि x वाले जो हमारा μ1 है, μ1 को जो है हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो प्लस का μ1 रहेगा, ठीक है। और y वाले में जो है μ2 है तो μ2 को हम लोग काहे में लेंगे, μ2 निगेटिव है, ठीक है। अब इस कंडीशन को लेते हुए हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या होगा। तो हम लोग वही वाला फार्मूला, फिर से फार्मूला क्या था हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूली हमारे पास ये है कि जो म्यू रिजल्टेंट होता है वो होता है μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद मैं देखूंगा, यानी हम देखेंगे, क्यों मैं देखूंगा, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। तो केस फर्स्ट ये हो गया हमारे पास, केस फर्स्ट हो चुका है। केस सेकंड ये है कि x क्या हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और y को क्या ले रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के तो है, अलग अलग है, इसलिए एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए अब होगा क्या हमारे पास, सिंपल सी बात है कि हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे निकालेंगे, यानी कि म्यू ऑर्थो पोजीशन। मैं लिखूंगा कि जो हमारा ओवरऑल म्यू आर आएगा वो म्यू ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा। तो आप सभी देखेंगे कि जो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा μ1 प्लस μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का, ये माइनस में हो गया यहाँ पे। उस वाले में क्या था, यहाँ पे ये प्लस था, ये अब क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। प्लस 2μ1 माइनस का μ2 और cos का 60 डिग्री। फर्स्ट
ऑर्थो पोजीशन के लिए यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। जैसे ही 1/2 रखेंगे 2 से 2 लुढ़िस हो जाएगा, 2 से 2 लुढ़िस हो जाएगा और हमारे पास बचेगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस, नहीं होगा प्लस कहाँ होगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का 2μ1 μ2। ठीक, इसी तरह प्यारे बच्चों जब आप 120 रखेंगे तो 120 के लिए आएगा म्यू, आपको पता है म्यू मेटा, ये मेटा ये बेटा, बेटा हो ये मेटा, तो म्यू मेटा क्या आएगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, यहाँ से हमारा cos 60 की जगह हो जाएगा cos 120 और cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 जैसे ही रखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे जैसे ही माइनस किए थे तो यहाँ से cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 ये 2 से 2 खत्म, ये हटाओ खत्म, तो ये हजम। ठीक है, ये बात समझ में आई सबके? तो ये बात हजम, खत्म, हजम। अब क्या करना है, यहाँ पे μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, अब हमने क्या कहा था बगल में, इसमें फिर ये यहाँ से एक माइनस आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ प्लस 2μ1 और यहाँ से माइनस का μ2, और भैया cos 60 अब थोड़ा लेंगे, कितना लेंगे cos 120, और cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, और यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ माइनस का 1/2, यानी कि माइनस का 1/2, 2 से 2 खत्म। और ये देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस ही रहेगा। और कैसे लिखेंगे यानी कि इसको, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि म्यू मेटा जो आएगा, म्यू मेटा पोजीशन के लिए क्या आएगा, तो मैं कहूँगा कि अंडर रूट μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर प्लस में μ1 μ2 प्लस में μ1 μ2। ठीक है, दूसरा का हमारे पास एक बचा, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। ठीक है, अब दूसरे का हमारे पास क्या बचा, पैरा पोजीशन पे, म्यू पैरा पोजीशन पे बचा भैया, लास्ट बचा है। ठीक है, तो देखिए पैरा पोजीशन पे क्या होगा, इसमें भी हम लोग लेंगे अंडर रूट μ1 का स्क्वायर है, और यहाँ भी माइनस करेंगे तो ओवरऑल ये तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा μ2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, cos कितना है 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो हमारा यहाँ ओवरऑल जो आएगा प्लस का 2μ1 μ2। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल सी बात है कि आप इस फार्मूले में जो है आप μ1 के जगह पे μ1 रखें, μ1 के जगह पे प्लस μ1 रखें, μ1, और μ2 के जगह पे माइनस का μ2 रखें, और थीटा के जगह पे 180 रखेंगे, तब जाके ये चीज़ आएगा। ठीक, इतना चीज़ करेंगे तब तो म्यू पैरा हमारे पास आ जाएगा ये। अब एक चीज़ देखिए, ये वैल्यू जो है म्यू पैरा की यहाँ पे प्लस का 2μ1 μ2 है, बाकी सब सेम है सब में, इसमें भी μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर, इसमें भी μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर, इसमें भी μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर। चेंजेस कहाँ है, तो सिर्फ यहाँ पे देखिए ये 2μ1 μ2 प्लस का है, यानी कि ये वाली वैल्यू पैरा पैरा पोजीशन पे जब हमारे ग्रुप लगे होंगे, जो ग्रुप लगा होगा, यानी कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इस तरह पैरा पोजीशन पे लगा हो, यानी कि जब भी पैरा पोजीशन पे लगा हो, उनमें से ये दो ग्रुप में से दोनों में से कोई भी एक ग्रुप जब भी पैरा पोजीशन पे लगा हो, तो उस समय जो है हमारा ये बहुत बड़ा यानी कि ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा, और ये उससे कम आएगा, और ये मेटा क्या है सबसे कम, यानी कि अपोजिट हो रहा। पहले केस में क्या था, पहले केस में ये था कि जब हम सेम ले रहे थे कि तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ले रहे थे कि तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, उस केस में क्या हो रहा था, हमारा अर्थो ज़्यादा आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या है कि जब हम दोनों में से दोनों अलग अलग ले रहे हैं कि तो एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग ले रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले रहे हैं, तो दोनों अलग अलग बातें हुई ना, दोनों अलग अलग हुए ना, दोनों ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सेम ग्रुप नहीं हुए। ठीक, तो अब क्या होगा कि ये मेटा, अब ये पैरा ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा पैरा, यानी कि मैं इसको डब्बा में बना लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि म्यू पैरा जो है ये ज़्यादा होगा,
किससे, म्यू मेटा से, और ये ज़्यादा होगा किससे, म्यू अर्थो से। ठीक, इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं एक बढ़िया सा सुडौल एकदम, है ना, चिकना गोरा। ठीक, ये एक एग्जाम्पल लेंगे। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई प्यारे बच्चों तो एक बार आप फिर से इस वीडियोस को देखें, आपको बिल्कुल ही पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। आपको डाइपोल मोमेंट और पोलर नॉन पोलर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं भले 1 से 2 3 वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन वीडियोस को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे पहचानूंगा कि कोई चीज पोलर है, नॉन पोलर है, यानी कि इसका डाइपोल, किसमें डाइपोल मोमेंट होगा, किसमें नहीं होगा। मैं पूरा बकायदे बताने वाला हूँ। अब तक मैंने इतना बताया, अब इसके आगे मैं फिर बताने जा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं इसको मिटाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो कि मैंने एक में सेम ग्रुप रखा हुआ है, सेम ग्रुप, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है। मैं जो है आपको इलेक्ट्रॉन पुशिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक दिन लिखा दूंगा। वो दिन होगा कल ही लिखा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं कल लिखा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनका हम ऑर्डर लिखा देंगे। तो आपको देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। ठीक है, इसमें इन दोनों में देखिए सेम ग्रुप लगा है। इन तीनों में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक ए है और बी है। इन तीनों में क्या है, सेम ग्रुप लगा है। इसमें हमको बताना है कि म्यू किसका ज्यादा होगा। ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि ये पोजीशन कौन सा है, अर्थो पोजीशन है। ये पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन है मेटा पोजीशन। ठीक है, ये दूसरा का पोजीशन कौन सा है, ये है पैरा पोजीशन। ठीक, हमारे पास तीनों पोजीशन हैं। हमें ये बताना है कि इस वाले में म्यू किसका ज्यादा होगा। तो मैंने यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, म्यू किसका ज्यादा होगा, जब भी दोनों ग्रुप जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप जब भी सेम हो, कि तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग हो कि तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, यानी कि सेम है। तो जब सेम होता है प्यारे बच्चों, तो सेम होता है तो क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा था कि इस केस में अर्थो वाले का ज्यादा होता है। म्यू अर्थो ज्यादा होता है, यानी कि हम म्यू अर्थो में लिख के ABC भी तो लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, म्यू अर्थो का ज्यादा होता है। फिर उससे कम किसका होता है, म्यू किसका होता है, मेटा का। और फिर सबसे कम किसका होता है, म्यू जो होता है पैरा का कम होता है। ये केस होता है। ठीक, इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमको ABC में लिखना है कि सबसे ज्यादा किसका होगा, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों ए का होगा। यहाँ पे मैंने बी भी लिख दिया है, यहाँ पे ए, इस वाले में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ए का होगा, फिर जो है फिर किसका होगा, उससे कम बी, और सबसे कम सी का होगा। ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर हो गया। लेकिन हम लोग इसके सेकंड वाले में देखे थे। सेकंड वाले में क्या देखे थे कि जब दोनों अलग अलग हो। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग है, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। और ये एंगल कितना आ गया, 60। ये पोजीशन कौन सा है, तो अर्थो पोजीशन। ये पोजीशन कौन सा है, तो मेटा पोजीशन। और ये पोजीशन कौन सा है, तो पैरा पोजीशन। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन दे रखे हैं। ठीक, यानी हमको पता है इसके बीच में 120 और इसके बीच में 180 का एंगल बनता है। तो जब हम लोग इस कंडीशन में देखे थे, अभी इससे पहले जस्ट तुरंत देखे थे दूसरा केस, उसमें क्या था कि जब दोनों ग्रुप अलग अलग हो तो उस समय पैरा का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि म्यू पैरा सबसे ज्यादा होगा। म्यू पैरा सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा म्यू मेटा, और सबसे कम होगा म्यू अर्थो पोजीशन पे अगर लगा है तो। ठीक है, इसका होगा। इस हिसाब से अगर हम ABC में लिखा जाए तो सबसे ज्यादा होगा किसका, तो मैं बता दूं सी का सबसे ज्यादा। फिर अगर किसी का होगा तो वो किसका होगा, B का। और फिर इससे ज्यादा किसी का होगा, मतलब कम होगा, तो फिर किसका होगा, A भैया, A का। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर आपके सामने दिए हुए, ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी टाइप से करने हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, किसका ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, ये चीज भी मैंने हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। अगले दिन हम लोग भैया एक चीज तो छूटी नहीं,
वहू का बता दे ताकि जो है समझ लियो नहीं गड़बड़ाई जाए, वो तो और इम्पोर्टेंट है। इसको मिटाते हैं, मिटाओगे पहले मिटाओगे दियो, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बस इसी बात का सोचना है, इसी बात का गम है, दिक्कत है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो पोलर एंड नॉन पोलर होते हैं उसको जो है डाइपोल मोमेंट के माध्यम से, ठीक है, यानी कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, सुनिए आप लोग ध्यान से। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि अगर म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर म्यू जो है डज नॉट इक्वल टू, भैया कहाँ है लग रहा है, अगर म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, इस केस में ये होगा पोलर, ठीक। लेकिन भैया अगर म्यू जीरो हो गया, म्यू अगर जीरो हो गया, यानी कि म्यू यानी डाइपोल मोमेंट अगर हमारा जीरो हो गया तो ये होगा नॉन पोलर। जो एग्जाम्पल पहले लेके समझे थे, ठीक है, याद हो तो, HCl कौन पोलर है नॉन पोलर है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, ध्रुवीय बंध अध्रुवीय बंध, वहां पढ़े थे कि नहीं पढ़ते, याद हो तो, कोवलेंट बॉन्ड में अगर आप जाइए पीछे का लेक्चर देखिए तो वहां पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग दूसरे टाइप से समझ रहे हैं, किसके, डाइपोल मोमेंट के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं कि कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा। तो पोलर कौन भैया, जिसका म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहना चाहिए, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया तो उसकी पोलरिटी खत्म, पोलर नहीं होगा, ठीक है, तो नॉन पोलर होगा। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया तो नॉन पोलर होगा, इस बात को मान लो, घाट मान के जान लो ना, क्या ओ भैया प्रॉब्लम क्या है, ठीक। तो याद रखिए कि म्यू अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो पोलर, म्यू इक्वल टू जीरो है तो नॉन पोलर। उम्मीद करते हैं कि सबको याद रहेगा, है, हिंदी में इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुवी, और इसको अंग्रेजी में, अरे नहीं, अरे अंग्रेजी में थोड़े नहीं, इसको भी हिंदी में नॉन पोलर यानी कि जिसको अध्रुवीय बोलते हैं, ठीक है, अध्रुवीय बोलते हैं। आप समझ गए कि नहीं समझ गए, एग्जाम्पल लेते हैं तब समझेंगे ना, ऐसे थोड़ा नहीं समझने वाले हैं। इसका देखिए, मैं HCl का सबसे पहले ही भगाउड़ा एग्जाम्पल लेता, पकाउड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप अगर इसके डायरेक्शन को देखें तो कुछ इस प्रकार से आएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ ये जो है इसका खोपड़ी होना चाहिए, सिर होना चाहिए, ठीक है, पहुंच जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा, अगर ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को जिधर शिफ्ट किया जा रहा है उसके तरफ ये खोपड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि ये इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर है, डिफरेंस है कि नहीं है भैया, ठीक है। तो ये होगा इसका म्यू, कभी भी इसका जीरो नहीं होगा, अगर जीरो नहीं होगा तो ये क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। अगर म्यू जीरो नहीं होगा तो ये क्या होगा, पोलर होगा। दूसरा एग्जांपल प्यारे बच्चों हम लोग ले रहे हैं H2O में देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाते हैं, ठीक है। इसके बीच का ये जो एंगल आता है लगभग 104.5 डिग्री, ठीक है, ये एंगल होता है, ठीक। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसके बीच का जो एंगल होता है लगभग ये 104.5 डिग्री। तो इसके बीच का जो एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कुछ इस प्रकार से, और इसको कुछ पीछे बढ़ाएं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो हम इसका अगर डायरेक्शन देखें तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि हमेशा इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे, और इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, मैं कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। दोनों का जो है सेम डाइपोल मोमेंट है लेकिन अपोजिट साइड है, यह नहीं कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एंगल पे है, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ इनका डाइपोल मोमेंट होगा जीरो लेकिन नहीं होगा, इसलिए ए भी क्या है तो पोलर है, ए भी क्या है पोलर है, ठीक है। लेकिन अब बात करें CO2 की, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, लेकिन बस आज ये और आज CO2, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो गई भैया,
है, अपलोड होगी कि नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, दोनों सेम टाइप। आपको पता है कि यहाँ सिमेट्री दिख रही है। सिमेट्रिकल एलिमेंट, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल? तो भैया जिनके पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, एक भी यानी कि नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो और इनसे अटैच एटम जो है मतलब बराबर हो, कुछ इस प्रकार से जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, कि इसके पास कोई भी जो सेंट्रल एटम के पास, इसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और इधर दोनों की जो एटम जो जुड़े हैं वो सेम टाइप के एटम जुड़े हैं, है ना। तो ये सिमेट्रिकल है और इसका मैं अगर निकालूं क्या डाइपोल मोमेंट, इसके डायरेक्शन में लिख दूं तो दोनों सेम है, तो दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि ये भी सेम टाइप का डाइपोल मोमेंट लगाएगा, ये भी सेम टाइप का, लेकिन डायरेक्शन हमेशा कैसे होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, यानी कि इस वाले का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा और इस वाले के लिए डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। फाइनली ये दोनों एक दूसरे का, ये म्यू1 म्यू2 दोनों क्या है? बराबर हैं, दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए म्यू1 म्यू2 इन दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। तो यानी कि ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो एक्चुअली में दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ओवरऑल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? म्यू रिजल्टेंट या म्यू नेट हम कह सकते हैं। म्यू नेट यहाँ भी हम लोग ये जो है म्यू नेट ही कहते हैं, म्यू नेट, यहाँ भी म्यू नेट है ना। म्यू नेट क्या होना चाहिए? अगर जीरो नहीं है तो पोलर, और म्यू नेट अगर जीरो हो गया तो नॉन पोलर। इसलिए CO2 क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका म्यू नेट, ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, अपोजिट साइड में, तो दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे की प्रभाविता को यानी कि इफेक्टिव को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। इसलिए इसका म्यू नेट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है और ये बन जाता है क्या? नॉन पोलर। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको जो थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम बची हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।